हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्पोरेट लॉ क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का हमने मीनिंग कर लिया था, उसके फीचर्स किए थे। उसके बाद हमने वाइंडिंग अप वर्सेस डिसोल्यूशन पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा था कि वाइंडिंग अप के दो टाइप्स हैं, कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय एनसीएलटी और सेकंड था वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। तो हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप कर रहे थे, जिसमें हमने सर्कमस्टांसेस की बात की थी कि किन परिस्थितियों में एनसीएलटी किसी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद हमने ऑफिशियल लिक्विडेटर की बात की थी। हमने पढ़ा था कि वाइंडिंग अप कैसे स्टार्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, यानी कि लिक्विडेशन के लिए वाइंडिंग अप ऑर्डर जैसे ही एनसीएलटी दे देती है तो उसके क्या क्या परिणाम आते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, उसकी ड्यूटीज़, उसकी लायबिलिटीज़ और उसके राइट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है जनरल पावर्स ऑफ एनसीएलटी, यानी ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या अधिकार हैं, किसके बाद, आफ्टर वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो जैसे ही एनसीएलटी या ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण किसी कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देता है तो उसके बाद भी ट्रिब्यूनल के पास क्या शक्तियाँ बचती हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। पावर्स की बात करते हैं। अब हम सबसे पहली पावर है हमारे पास राइट टू स्टे। क्या स्टे करना है? वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट, राइट टू स्टे यानी कि रोकना वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स। जैसे ही ट्रिब्यूनल किसी कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देता है तो उसके बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर या कंपनी का कोई क्रेडिटर या कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी की एप्लीकेशन देने पर, रिपीट कर रही हूँ, किसी भी कॉन्ट्रीब्यूटरी, क्रेडिटर या ऑफिशियल लिक्विडेटर की एप्लीकेशन पर ट्रिब्यूनल के पास अधिकार है कि वो ऐसे वाइंडिंग अप को रोक सकता है। यानी कि पहले तो ऑर्डर दे दिया, जैसे मान लीजिए पिटीशन भी फाइल हो चुका है, पिटीशन के बाद एनसीएलटी ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर को रोका भी जा सकता है, जिसको हम कहते हैं रेवोकेशन, रोकना या कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर। तो एनसीएलटी के पास अधिकार है कि वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के रिक्वेस्ट पे या फिर कंपनी के क्रेडिटर्स या कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज के रिक्वेस्ट पर उनके एप्लीकेशन पे कंपनी की समापन से संबंधित कार्रवाई को रोक सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकार है। दूसरा, सेटलमेंट, यानी कि उनका समझौता कराना या उनके बीच में एक फिक्स करना कि आप कौन कितना देगा कितना लेगा। सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज हमने पढ़ा था, कंपनी के अंशदाता या अंशदायी, वो व्यक्ति जो कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में कंपनी की एसेट्स को रिफंड करने का काम करते हैं। ट्रिब्यूनल के पास अधिकार है कि वो उन सभी अंशदायियों की या कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट बना सकता है जो कंपनी की एसेट्स में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए एग्री करते हैं, और एनसीएलटी के पास अधिकार है कि वो मेंबर्स के रजिस्टर में अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरीज के रिगार्डिंग। थर्ड है पावर टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। एनसीएलटी के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज को ऑर्डर देगा कि आप कंपनी के ड्यूज़ की पेमेंट कीजिए। उसके बाद अगर कंपनी की शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप नहीं है, उन शेयर्स पे कुछ कॉल अमाउंट मंगवाना बाकी है, तो एनसीएलटी के पास राइट है कि वो कंपनी के डेब्ट्स को पे करने के लिए उस बची हुई कॉल्स को डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन करना, किसका? ऑफ राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। राइट्स यानी कि अधिकार, अंशदायियों को जो जो भी अधिकार दिए गए हैं, यानी कि एसेट्स में उनके क्या राइट हैं, सरप्लस अगर कंपनी का बचता है तो उनके क्या अधिकार हैं। तो अंशदायियों के या कॉन्ट्रीब्यूटर्स को जो भी अधिकार हैं उनमें समायोजन करने का, उनको संशोधित करने का अधिकार भी एनसीएलटी के पास है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि एनसीएलटी ने जैसे ही किसी कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया तो एनसीएलटी उस ऑर्डर के बाद किसी भी कॉन्ट्रीब्यूटरी को, किसी ट्रस्टी को, किसी रिसिपिएंट को, किसी एजेंट को या कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा
कि उनके पास जितनी भी कंपनी की एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं या कंपनी की कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो कंपनी के वाइंडिंग अप से रिलेटेड हैं, जो कंपनी के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके बेसिस पे कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जाएगा, वो सभी चीज़ें, वो सभी संपत्तियाँ NCLT ऑर्डर देगा कि वो लिक्विडेटर को सौंप दी जाए। एक्सक्लूजन ऑफ क्रेडिटर, एक्सक्लूजन यानी कि किसी चीज़ को इंक्लूड ना करना। क्रेडिटर्स को निष्कासित करना। NCLT हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चे कि जो क्रेडिटर्स हैं वाइंडिंग अप के केस में सभी क्रेडिटर्स को अपना क्लेम प्रेजेंट करना पड़ता है, अपने दावे प्रस्तुत करने पड़ते हैं। अगर कोई क्रेडिटर अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर पा रहा तो वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी के डेब्ट्स उसको हम पे नहीं करेंगे, जो भी हमने देना है हम उसको नहीं देंगे अगर वो अपना ऋण प्रूव नहीं कर पाता, वो सिद्ध नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हम पावर्स की बात कर रहे हैं। NCLT के पास एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि NCLT एक टाइम बाउंड रख देता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर क्रेडिटर्स अपने दावों को प्रमाणित कर दे, और अगर एक स्पेसिफिक टाइम तक क्रेडिटर्स अपना क्लेम प्रूव नहीं कर पाते तो फिर NCLT उनको एक्सक्लूड कर देता है कि अब हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, और इससे अगर वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग से पहले अगर हमने उन्हें कोई प्रॉफिट्स दिए हैं ना तो NCLT वो भी कह देगा कि हम आपको वो भी अलाउ नहीं कर रहे। नेक्स्ट है पावर टू ऑर्डर कोस्ट, यानी कि लागतों के लिए बोलना। एक सेकेंड बच्चा। हाँ जी, हम पावर टू ऑर्डर कोस्ट कर रहे हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट है पावर टू ऑर्डर कोस्ट का मतलब कि कंपनी की एसेट्स को बेचना, लायबिलिटीज़ को यानी कि एसेट्स को बेच के अगर जो हम लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहे हैं वो एसेट्स आपकी जो अमाउंट रिकवर होगा वो पर्याप्त नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, यानी कि एसेट की सेल से जितने भी पैसे आए उनसे हम सारा डेब्ट्स पे नहीं कर पाते, तो NCLT के पास अधिकार है कि कंपनी की एसेट्स में से वाइंडिंग अप के जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबसे पहले उनको रिकवर किया जाएगा, उनके रिगार्डिंग ऑर्डर दिया जाएगा। लास्ट इज पावर टू समन पर्सन। समन मतलब लीगल सूचना, लीगल तरीके से किसी को बुलाना। नॉर्मली आप किसी को कहते हो कि लाइक आप किसी PN को बोल देते हो कि उसको बुला दो, लेकिन जब कोर्ट किसी व्यक्ति को बुलाना चाहता है तो कोर्ट तो ऐसे खुद जाके नहीं कह सकता, तो एक लीगल नोटिस दिया जाएगा जिसमें किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो NCLT के पास अधिकार है कि जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया तो उसके बाद NCLT कंपनी के किसी भी पर्सन को अपने सामने प्रेजेंट होने के लिए ऑर्डर कर सकता है। किसे समन दिया जाएगा? उस व्यक्ति को जिसके पास NCLT को अगर डाउट होगा कि उस व्यक्ति के पास कंपनी की कोई एसेट है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, या वो पर्सन कंपनी का क्रेडिटर है, डेटर है, उसने कंपनी को ऋण देना है या ऋण लेना है, वो डेटर या क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन NCLT को दे सकता है। तो NCLT के पास अधिकार है कि उस व्यक्ति को एक लीगल सूचना भेज के उसे अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट इज पावर टू ऑर्डर पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, यानी कि NCLT के पास अधिकार है। बच्चे हम इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। पावर टू समन पर्सन वाला, यानी कि NCLT ने जब किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे दिया और वो व्यक्ति NCLT के सामने प्रस्तुत नहीं होता तो ये तो डिफ़ॉल्ट माना जाता है। इस केस में फिर NCLT के पर्सन्स, यानी कि वो कोर्ट के पर्सन उसको उठा के ले आएंगे और फिर NCLT को वो कहेगा कि उसके पास जो कुछ भी प्रूफ है या कोई एसेट्स हैं तो वो NCLT को दे दे या कंपनी के लिक्विडेटर को दे दे, और अगर उसने कोई ऋण का भुगतान करना है तो वो भी कर दे। और इस तरह की जो NCLT की सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो वैसे ही फॉलो होंगी जो कि नॉर्मल सिविल कोड के प्रोसीजर्स होते हैं। अब हम करते हैं पावर टू ऑर्डर। क्या अधिकार देना है, क्या अधिकार है? ऑर्डर, आदेश देना, किस चीज़ के लिए? पब्लिक एग्जामिनेशन, सार्वजनिक जांच करनी है, किन की? डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स की।
कंपनी का जो हमने ऑफिशियल लिक्विडेटर है जो कि एनसीएलटी ने अपॉइंट किया है, अगर उसको लगता है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे या कंपनी के डायरेक्टर्स ने बिजनेस को चलाने में कोई कपट किया है, प्रमोटर्स ने किसी गलत इंटेंशन से, गलत इरादे से कंपनी का निर्माण किया है, तो एनसीएलटी ऐसे डिफ़ॉल्टी प्रमोटर या डायरेक्टर को ऑर्डर देगी कि आप सार्वजनिक जांच के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाइए। अब जब उन व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, उनसे जांच पड़ताल की जाएगी, तो ऐसी मीटिंग में या ऐसी प्रोसीडिंग्स के टाइम पे वो ऑफिशियल लिक्विडेटर भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर एनसीएलटी ने लिक्विडेटर को अथॉरिटी दी हुई है तो वो ऐसे सार्वजनिक जांच के लिए किसी अलग ऑथोराइज्ड पर्सन की लीगल हेल्प भी ले सकता है। उसके बाद कंपनी के कोई क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरी पर्सनल लेवल पे भी कंपनी की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं। जिनको भी एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार है वो हमने पढ़ चुके हैं। पर्सन्स एंटाइटल्ड टू बी हियर्ड इन वाइंडिंग अप प्रोसीजर, जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है पावर टू अरेस्ट, हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। किसको? एब्सकॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूटरी, ऐसा कोई अंशधारी जो कि भाग रहा है उसको गिरफ्तार करने का अधिकार भी है एनसीएलटी को। यानी कि कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर एनसीएलटी ने दे दिया या उसके बाद, यानी कि जैसे किसी कॉन्ट्रीब्यूटरी को पता चलता है कि ये कंपनी तो बंद होने वाली है, इसका वाइंडिंग अप होने वाला है, तो इस केस में एनसीएलटी देखेगा कि अगर कंपनी का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी, कोई अंशधारी भारत छोड़ के जा रहा है या वो फरार हो रहा है, एब्सकॉन्डिंग मतलब फरार होने वाला, अगर वो देश छोड़ के जा रहा है, कहीं गायब होने की सोच रहा है, जो आप नॉर्मली पढ़ते हो ना, आपने मूवीज़ में सुना होगा अंडरग्राउंड होना, ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना पाए। सेम केस अगर कंपनी के वाइंड अप के केस में कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी ऐसा करता है तो एनसीएलटी उसे गिरफ्तार भी कर सकता है और उसके पास जो कुछ भी संपत्ति, एसेट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज यानी जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इज मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज। मीटिंग का मतलब उनकी सभाएं कराना, किस किस की? लेनदारों की और अंशदायियों की। तो कंपनी के वाइंडिंग अप से रिलेटेड मैटर्स पे डिस्कशन करने के लिए एनसीएलटी कंपनी के क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग कंडक्ट कराएगा ताकि उनके विचारों को जान सकें। उसके बाद पावर टू ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के वाइंडिंग अप की अगर सारी प्रोसीडिंग, सारी कार्रवाई पूरी हो गई है तो एनसीएलटी या फिर लिक्विडेटर के लिए फर्दर काम करना किसी भी वजह से अगर डिफ़िकल्ट हो जाता है, आई रिपीट, कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स या तो पूरी हो गई हैं या फिर अगर पूरी नहीं हुई हैं और फर्दर प्रोसेस करना या फर्दर प्रोसीडिंग्स करना एनसीएलटी के लिए या लिक्विडेटर के लिए मुश्किल हो रहा है, तो एनसीएलटी उस कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स को बीच में छोड़ के उसको पूरी तरह से बंद करने का ऑर्डर भी दे सकता है, यानी कि उसको पूरी तरह से विघटन कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। और डिसोल्यूशन के बाद किसी कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस यानी कि कानूनी अस्तित्व पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब एनसीएलटी ऐसा ऑर्डर कब देगा? पहले तो वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर ही देगा ना। अगर वाइंडिंग अप ठीक से चल रहा है तो ओके, लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई इश्यूज़ क्रिएट होते हैं तो एनसीएलटी उस कंपनी के डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे देगा और ऑर्डर तभी दिया जाएगा जब ऐसा करना उचित और न्यायसंगत होगा, यानी जस्ट और इक्विटेबल होगा। अब हम बात करेंगे कि जो ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा वाइंडिंग अप के लिए, ये ऑर्डर 30 डेज़ के अंदर अंदर लिक्विडेटर रजिस्ट्रार के पास फाइल कराएगा। यानी कि एनसीएलटी ने जब किन्हीं परिस्थितियों में कंपनी के डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर दे दिया है तो उस ऑर्डर की एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास लिक्विडेटर लेके जाएगा ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर। अगर लिक्विडेटर ऐसा नहीं करता, उल्लंघन करता है किसी बात का, तो उसको 5000 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग उसको फाइन देना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ पावर टू डिक्लेयर, घोषणा किस चीज़ की? द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी वॉइड, यानी कि कंपनी का डिसोल्यूशन अभी हमने यहाँ डिस्कस किया
कि हम डिसोल्यूशन डिक्लेयर कर देंगे। अब है कि एनसीएलटी के पास अधिकार है कि अगर किसी कंपनी के डिसोल्यूशन को डिक्लेयर कर दिया गया, अब उसको वैध घोषित कर दो, उसको वैध बना दो। अब कैसे हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए यहाँ तक हम जो पढ़ चुके हैं, अगर किसी कंपनी के डिसोल्यूशन, उसके विघटन का ऑर्डर एनसीएलटी ने पास कर दिया है, तो उस कंपनी में इंटरेस्ट रखने वाले किसी भी पर्सन, चाहे वो कंपनी का लिक्विडेटर हो या कंपनी के मेंबर्स क्रेडिटर्स हो सकते हैं, उनके ऑर्डर पर, उनके रिक्वेस्ट पर कंपनी का वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन को शून्य घोषित करने वाला आदेश भी एनसीएलटी दे सकती है। ऐसा ऑर्डर जब दिया जाएगा, यानी कि जो डिसोल्यूशन हुआ है अब उसको व्यर्थ मान लिया जाएगा, तो अब ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन जैसे कभी हुआ ही नहीं हो। और ऐसा ऑर्डर पास होने पर फिर से 30 डेज़ के अंदर अंदर वो व्यक्ति जिसने एप्लीकेशन दिया था कि इसको वॉइड कर दो डिसोल्यूशन को, तो वो व्यक्ति 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास इसकी कॉपी जमा कराएगा। और वो नहीं कराता तो उसके ऊपर भी फाइन लगा दो। कितना? 10,000 पर डे। जब तक वो डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा, जब तक वो जमा नहीं कराता, तो हर दिन 10,000 रुपये के हिसाब से उसको फ़ाइन देना होगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमने किया एनसीएलटी की पावर्स। उसके एनसीएलटी ने जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया, उसके बाद भी एनसीएलटी के पास क्या क्या अधिकार हैं। तो बच्चे ये हमने पावर्स अब यहाँ पे डिस्कस कर ली। दैट्स ऑल फॉर द पावर्स ऑफ एनसीएलटी आफ्टर इशूइंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर।